कि 100 ml of 0.1 molar H3PO4 is taken. And it is titrated against 0.1 molar NaOH. ठीक है। अब जब pH निकालनी थी तो हमने सबसे पहला पार्ट हम कर चुके थे कि 0 ml NaOH is added. ये पार्ट हम कर चुके हैं। दूसरा पार्ट था यहाँ पर 50 ml NaOH is added. ठीक, ये दोनों पार्ट कर चुके थे ना, ये इनमें से एक किया था, दो कर चुके थे। ठीक, 0 ml NaOH जब हमने मिलाया, इसका मतलब तो H3PO4 है और पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का प्रॉब्लम था। जब हमने 50 ml NaOH मिलाया तो बफर बना था, है ना। अब हम इसके बाद तीसरा केस कर रहे हैं सी पार्ट कि 100 ml NaOH इज एडेड। ठीक, अब 100 ml NaOH इज एडेड तो सबसे पहला काम तो ये निकालना है कि ये कितने मिलीमोल है और ये कितने मिलीमोल है। तो H3PO4 हमारे पास कितना मिलीमोल है, 10 मिलीमोल, और NaOH भी हमने कितना मिला दिया है, 10 मिलीमोल। अब अगर आप यहीं से देखोगे तो यहीं से लग जाएगा कि दोनों बराबर क्वांटिटी में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट। और ये कौन सा एंड पॉइंट है, फर्स्ट एंड पॉइंट। दिस इज फर्स्ट एंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ इस रिएक्शन में 3 एंड पॉइंट आने वाले हैं, है ना, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन 3 स्टेप में होने वाला है। H3PO4 जो है 3H+ देता है बारी बारी से, स्टेप वाइज। तो अगर मैं यहाँ से ये रिएक्शन लिखूं कि H3PO4 प्लस NaOH, तो इट विल गिव NaH2PO4 प्लस साथ में क्या मिलेगा मुझे, वाटर। सही है। तो यहाँ T = 0 पर मैंने कितने मिलीमोल लिए, इसके 10 और ये 10, ये दोनों खत्म होकर क्या हो जाएंगे, 0। सही है, ठीक। और ये 0 हो गए तो ये 0 से कितना बन गया, 10। अब ये दोनों कंपोनेंट तो खत्म हो चुके हैं, आगे हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर ये टूटेगा सॉल्ट तो ये देगा Na+ और साथ में देगा H2PO4-, ठीक ना। अब आप ये देखिए कि H2PO4- किस टाइप का है, ये केस हम पढ़ चुके हैं। इट इज एम्फीप्रोटिक एनायन, और इसके लिए हमने फार्मूला यूज किया था pH = pKa1 + pKa2 डिवाइडेड बाय pKa1 की वैल्यू क्या होगी, हम K1 ले चुके थे, इसके लिए 10⁻², Ka2 बराबर 10⁻⁷ और K3 बराबर 10⁻12। तो यहां से pKa1 कितना निकाल लो, 2, और pKa2 कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 2। समझिए बात, ठीक है। अब ये पार्ट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे, यहां हमने 100 ml NaOH लिया है, तो हम 50 ml और बढ़ाएंगे, 150 ml। लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को टाइट्रेशन के तरीके से नहीं कर रहा हूं। टाइट्रेशन का तरीका ये है कि पहले हमने 50 डाला, फिर 100 डाला, उसके बाद 150 डाला, तो पुरानी प्रॉब्लम से ही आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कि 100 तक कितना हो चुका है, अब एडिशनल 50 और डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइट्रेशन का करने का तरीका ये होता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा कि 100 ml of 0.1 molar H3PO4 is taken and 100 ml of NaOH is added having concentration as 0.1। तो ये जितने भी पार्ट हम कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन बन सकता है जेईई, ठीक ना। तो उस केस में हमारे पास क्या तरीका होगा कि हम स्टार्टिंग बिगिनिंग से ही क्वेश्चंस को ट्राई करें, ठीक है।
तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं 150 कर देता हूँ, तो 150 ml पे हम स्टार्टिंग से यहीं से आगे बढ़ेंगे। समझ बात हो? तो पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसमें अगला पार्ट करते हैं। साथ कर रहे हैं 100 ml NaOH तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 150 ml NaOH। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास डी पार्ट, 150 ml NaOH is added। अब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपन ये पार्ट कंसिडर कर रहे हैं कि 150 ml अगर मैं डालूंगा तो यहां से NaOH कितना हो जाएगा, 15 मिलीमोल। अब ये एंड पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम स्टार्टिंग करें तो बिल्कुल ऐसे स्टार्टिंग होगी, इसको मैं रब कर रहा हूं। यहां से स्टार्टिंग में हमने लिया t = 0 पे 10 और ये 50। अब आप यहां से देख के बता सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, H3PO4। खत्म होकर क्या हो जाएगा, 0। ये कितना बच जाएगा, 5, और ये 0 से कितना हो जाएगा, 10। सही है। अब ये 0 से 10 हो गया, तो उसके बाद जो है अगला, अब ये 5 है और ये 10 है। अब आगे हमें सोचना है कि डू दे रिएक्ट विद ईच अदर और नॉट, ठीक है। तो अब इस केस में आपको ये देखना है, इसके लिए मैं जवाब नो है, तो इससे पहले मैं ये बता दूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि H3PO4 NaOH से रिएक्ट करके पहले क्या बनाएगा, Na-H2PO4, उसके बाद NaOH से क्या बनाएगा, Na2HPO4, और उसके बाद फर्दर NaOH से रिएक्ट करके लास्ट में बनाएगा Na3PO। तो मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं कि डू दे रिएक्ट विद ईच अदर, बोलो यार। ये लिखने के बाद भी तुम्हें समझ में ना आ रहा है? बोलो भाई, ये इसीलिए तो लिखा कि NaOH जो है इससे रिएक्ट करके यहां पे क्या बनाएगा, Na2H। भाई न्यूट्रलाइजेशन 3 स्टेप में जाएगा ना, लास्ट में क्या बनने वाला है, Na3। तो हमारे पास जो कंपोनेंट 2 पड़े हुए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट पड़े हुए हैं, एक तो NaOH है और एक है Na-H2PO4, सही है। तो इसके पास OH है और इसके पास H है, तो रिएक्ट तो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट हम उसको बोलते हैं कि जिसके पास H+ हो, जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता हो, ठीक है। तो ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, द प्रोडक्ट विल बी Na2HPO4 प्लस वाटर। बोलो, तो ये बात समझ में आ गई ना। अगर ये दोनों बचे हुए हैं तो ये आपस में फर्दर रिएक्शन करेंगे, तो ये सेकेंड रिएक्शन है। और यहां से मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पहले ये इसमें जाएगा, फिर फर्दर NaOH से रिएक्ट करके Na2HPO4 में जाएगा, फिर फर्दर रिएक्ट करके Na3PO4। अब हम आगे वाली प्रॉब्लम इस वाले डेटा को कंसिडर करके करें तो NaOH रिमेनिंग इज 5 एंड इट इज 10। ये कहां से लिखा, यहां से। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आपको दिख रहा होगा, NaOH है, खत्म होकर 0, ये 10 से कितना हो जाएगा, 5, और ये 0 से क्या बन जाएगा, 5। अब आपको ये बताना है कि ये प्रॉब्लम किसकी बनी, बफर की। क्यों, क्योंकि ये देगा H2PO4 माइनस और ये देगा HPO4 -2। इफ दिस इज वीक एसिड, इट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक। अब अगर ये बफर बन गया तो pH इज इक्वल टू pKa। अब मैं pKa कौन सा यूज करूं, pKa1 या pKa2? pKa2, क्योंकि मुझे तो इसका Ka लेना है ना। अब अगर इसका Ka लिया तो pKa2 प्लस log 10, यहां से HPO4 -2 अपॉन यहाँ H2PO4 माइनस। ठीक, ये दोनों बराबर क्वांटिटी में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, और आंसर pKa2 का कितना है, 7, क्योंकि Ka2 कितना था, 10 की पावर -7। समझिए बात को। तो अगर मान लो मैं 200 ml दूंगा, 150 ml दूंगा, तो हम यहाँ आके रुकेंगे। अब मैं आगे वाला पार्ट यही समझा देता हूँ, दोबारा करेंगे अपन उसको। अगर मान लो मैं ये कितना लूँ, 200 ml, तो ये कितना हो जाएगा, 20।
ये 20 से कितना हो जाएगा 10। अब कैरी फॉरवर्ड करके ये 10 हो गया अगर, तो 10 और 10 ये दोनों खत्म कर देंगे एक दूसरे को, ये क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट पॉइंट। अब इक्विवेलेंट पॉइंट पर अब आगे क्या करना है ये देखते हैं। तो पहले नोट डाउन कीजिए, ये है E 200 ml NaOH इज एडेड। इसका मतलब कितने मिलीमोल ऐड कर रहे हैं 0.1 इंटू 200, मैंने 20 मिलीमोल इसके ऐड कर लिए, यानी हम इधर पहुंच जाए NaOH अब की बार मैंने कितना लिया है 20। अगर ये 20 लिया मैंने तो ये 10 खत्म होने के बाद कितना बच जाने वाला है, ठीक। अब इस रिएक्शन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो NaOH हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 10। अब डेटा को ध्यान से देखें, अगर हम ये वाला पार्ट में उठा देता हूं, अगर हम डेटा को ध्यान से देखें तो ये 10 है और ये 10 है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लिए गए हैं, तो एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक। और अगर ये दोनों पूरी तरीके से खत्म हो गए तो ये 0 से कितना बन जाएगा 10। अगर ये 10 बन गया तो अब आगे हम ये सोचेंगे कि ये देके क्या देने वाला है Na+ और साथ में क्या देने वाला है HPO4-2। आगे क्या करें बताइए। बताइए कौन सी प्रॉब्लम हुई, ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, pK3/2। ये हो गया एम्फीप्रोटिक, और एम्फीप्रोटिक में हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला थोड़ा केस अलग था। तो pH इज इक्वल टू pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाई 2, ये 7 ये 12 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 9.5, ठीक है। और ये सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। अब यहीं से देख लो आप कि अगर हम अगले केस में 200 की जगह 250 करें, ठीक है, तो 250 करेंगे तो ये बचेगा, और ये बचेगा तो ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट करके आगे जाएगा। कहां से पता लगा, Na2HPO4 होगा और NaOH मिला देंगे तो इसे रिएक्ट करके लास्ट में क्या बनाएगा Na3, ठीक है। तो ये पहले नोट डाउन करो। कॉन्सेंट्रेशन है 10 मिलीमोल हमें मिले हैं अपॉन वॉल्यूम टोटल। मतलब वॉल्यूम टोटल कितना यूज करें हम 10/400, क्योंकि 100 तो पहले से लिया था बीकर में, और 300 ml NaOH वी हैव एडेड, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो गई 1/40। अब इसका हाइड्रोलाइसिस जो है 3 स्टेप में हो रहा है, तो मैं डिसाइड कर रहा हूं KH1 KH2 KH3। KH1 KW/K3 बराबर 10⁻², KH2 KW/K2 10⁻⁷, और KW/K1 10⁻²। हम यहां से लिखेंगे कि सिंस KH1 is greater than KH2 and KH3, तो हम ये कहेंगे कि नेग्लेक्ट सेकेंड एंड थर्ड हाइड्रोलाइसिस। अगर सेकेंड और थर्ड हाइड्रोलाइसिस हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हम केवल फर्स्ट स्टेप को ही कंसिडर करने वाला है हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा कि फॉस्फेट आयन विल रिएक्ट विद वाटर, इसका H+ इसके पास चला जाएगा तो ये क्या बना लेगा HPO4-2, और साथ में क्या दे देगा OH-। स्टार्टिंग कैसे करें इसकी, T = 0 पर C, ठीक है, ये 0 0। इक्विलिब्रियम पर C में से हमने तोड़ा CH1, ये CH1 और ये CH1। हाइड्रोलाइसिस की स्टेप्स ही फॉलो कर रहा हूं। तो इसके लिए KH1 बराबर 10⁻² बराबर CH1² / 1 - H1 होगा। अब अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन से सोल्व करें तो अप्रोक्सीमेशन बोलेगा, इधर साइड में कर लेते हैं बनी से, कि H1 = √KH1/C। C कितना रखूं मैं, इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन C कितनी दी है मैंने 1/40। अगर मैं यहां रख के सोल्व करूं तो कितना आने वाला है √40 × 10⁻⁻²।
ये कितना आ जाएगा 40 का अंडर रूट लगभग 6 के आसपास, 6 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना। तो ये लगभग जो है ये लगभग आ जाएगा 60% के आसपास। ये बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। 60% के आसपास आया तो इसको हम क्या मानेंगे। अब क्या तरीका है हमारे पास, क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो h1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस h1 इज इक्वल टू 10 की पावर -2 इंटू 40। सी को इधर ले आया मैं, यहां से सोल्व करके क्वाड्रेटिक आप क्या निकालने वाले हो h1। आगे का स्टेप क्या होगा कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू CH1। तो मैं यहां रख दूं OH माइनस इज इक्वल टू CH1। C की वैल्यू 1/4T और H1 को रख देंगे तो H माइनस आ गया, ठीक है ना। और OH माइनस से मैं क्या निकाल लूंगा POH, और POH से क्या निकाल लेंगे PH, ठीक है ना। तो ये आप क्वाड्रेटिक सोल्व करके H1 की वैल्यू बताइए, फिर हम आगे सोल्व करेंगे। H1 की वैल्यू मान लीजिए लगभग आई, H1 आ गया क्वाड्रेटिक सोल्व करने पे 0.5। तो यहां रख दो अगर इसे तो 1/80 हो गया, यानी 1/8 इंटू 10 टू द पावर -1। तो POH कितनी हो जाएगी 1 प्लस log 8। log 8 की वैल्यू कितनी होती 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3 log 2, यानी कि लगभग 0.9 के आसपास। तो ये हो गया 1.9। तो pH कितना हो जाएगा, pH लगभग हो जाएगा इट इज इक्वल टू 12.1। सही है। पिछले पार्ट में pH कितनी आई थी, लास्ट पार्ट में 12, तो उससे थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, उसका कारण है कि हम ग्रेजुअली क्या चीज ऐड कर रहे हैं NaOH। अगर हम NaOH ऐड कर रहे हैं बेस, तो हमेशा pH बढ़ाने का काम ही करेगा। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। हम ग्रेजुअली NaOH ऐड कर रहे हैं तो pH बढ़ के ही आनी चाहिए। अगर pH कम होके आ गई ना तो गलत है, इसका कैलकुलेशन रॉन्ग। क्योंकि आप किसी भी सॉल्यूशन में HCl डालोगे, चाहे वो बफर हो चाहे सोल्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप उसमें NaOH मिलाते जाओगे तो उसकी pH को बढ़ना ही है, क्योंकि सॉल्यूशन में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि pH उसकी जो है कम हो जाए, उल्टा। समझ बात है, ये अपन कॉमन सेंस से देख सकते हैं। 100 ml ले लिया, इसका मतलब भी कितना हो गया, दिस इज 40 मिलीमोल। अब मैंने ये बोल दिया कि शुरू में हमने ये कितना लिया हुआ है 10 लिया हुआ है, और मैंने ये ले लिया 40। अगर ये इसका 3 गुना या उससे ज्यादा है तो मैं डायरेक्ट ये यूज कर सकता हूं। अगर 3 गुना से कम होगा तब हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां आप ये देख सकते हो विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, बताइए। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो गया 0। ये 10 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा 30 क्यों खत्म करवाया, 1:3 का रेशियो है। अगर ये 40 से 30 खत्म हो गया तो कितना बच जाएगा 10, और ये 0 से कितना बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आगे के पार्ट में हमारे पास क्या क्या चीज बच गई है, NaOH, और साथ में क्या बच गया है Na3PO4। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, बोलो करेंगे तो क्या बनेगा ये बताओ, नहीं करेंगे। इनका आपस में रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, इनका कैटायन भी कॉमन है ना। तो एक्सचेंज करवा दोगे कैटायन से कैटायन को तो वही चीज बन गई। OH माइनस के पास है, इसके पास H+ खत्म हो चुका है ना भाई। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो रिएक्शन देख के करके देख लो, रिएक्शन लिख के अगर मैं देखूं, अगर मान लो बच्चे को कंफ्यूजन है कि रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो रिएक्शन का आयनिक का प्रिंसिपल ये होता है कैटायन चला जाएगा एनायन के साथ। तो अगर ये इसके साथ चला गया तो प्रोडक्ट तो यही बन गया ना Na3PO4।
प्लस लास्ट साथ में क्या बन गया 3NaOH, ये 3 कर दूं बोलो, तो इसकी रिएक्शन से तो वही चीज बन रही है ना, ठीक। तो ये रिएक्शन होगी नहीं। अब अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो आगे हम ये देखें कि ये 10 पड़ा हुआ है, ये भी 10 पड़ा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तुरंत टूटकर OH माइनस दे देगा कितना 10, और ये वाली चीज टूट के दे देगी फॉस्फेट आयन कितना 10। अब फॉस्फेट आयन वाटर में अगर जाएगा तो हाइड्रोलाइज होगा पहले स्टेप में HPO4-2 प्लस साथ में क्या बनाएगा OH, यानी सॉल्यूशन में मुझे OH माइनस 2 जगह से मिल रहा है, एक NaOH से और एक किससे Na3PO4 से, तो मुझे दोनों जोड़ने पड़ेंगे अगर pH निकालनी है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि इन OH माइनस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और नेग्लिजिबल मानने की वजह यह है कि ये OH माइनस पहले से पड़े हुए हैं, तो रिएक्शन में कॉमन आयन पड़ा हुआ है, तो इस रिएक्शन को कम कर देगा। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 100% टूटना है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है ना, और इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में अगर आप प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर चलने लग जाएगी, बैकवर्ड, यानी उसका हाइड्रोलाइसिस बहुत कम होगा। तो मैं इसे नेग्लिजिबल करके यहीं से मैं सोल्व कर लूं कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन द रिमेनिंग 10, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 10/500, ये हो गया 1/5 इंटू 10 टू द पावर -1, तो POH कितना आ गया 1 माइनस 1 प्लस log 5, तो pH कितना आ गया 13 माइनस log 5, log 5 कितना होता है लगभग 0.7 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 समझ गए बात हो। अब ये जो केस हमने किए हैं इनको हम जो है कर्व पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो टाइट्रेशन हमने की है हम इसको कर्व पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस साइड pH और इधर वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। हमने प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कहां से की है कि सपोज यहां से मैंने लिया H3PO4, ठीक है। अब ये कर्व जाएगा किस तरीके से, इस तरीके, ठीक। इस तरीके से क्यों हुआ है वो समझ लेते हैं। H3PO4 में NaOH डाला, ठीक। तो पहले इसका थोड़ा सा पार्ट किसमें बदल जाएगा NaH2PO4 में, और ये मिलके क्या बना था, अब वो सारे केस रिकॉल करने हैं अपन को। ये मिलके क्या बन गया था बफर, और जब तक बफर रहेगा वो अपनी pH को क्या रहेगा कांस्टेंट। तो इस कर्व में जहां पे कर्व फ्लैट हो रहा है इसका मतलब बफर बन रहा है, और जहां कर्व सडनली राइज करेगा वहां पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा होगा। अगर मैं और NaOH डाल दूं तो यहां आया फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, और यहां क्या बन गया था पूरी तरीके से NaH2PO4। सारे केस आप रिकॉल कर सकते हो, ये A, ये B, ये C केस। उसके बाद फर्दर मैं इसमें NaOH डालूं तो यहां NaH2PO4 का कुछ पार्ट किसमें बदल गया था Na2HPO4 में। क्या बन गया था ये बफर, तो pH कांस्टेंट हो गई। अगर मैं और NaOH डालूं ये पॉइंट हो गया था D, ठीक है। इसके बाद आएगा सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया Na2HPO4, और ये कौन सा पॉइंट है E। फर्दर अगर मैं NaOH डालूं तो ये Na2HPO4 का कुछ पार्ट किसमें बदल रहा है Na3PO4 में, और अगेन ये क्या चीज बन गई बफर। तो pH को क्या रखा है इसने कांस्टेंट। थोड़ा सा और NaOH डालें तो अल्टीमेटली बन गया Na3PO4, ठीक है। ये पॉइंट हो गया F और ये हो गया G, इसको मैं बोलूंगा थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट। और अगर मैं Na3PO4 में NaOH डालता जाऊं तो कर्व इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये H वाला केस समझ गए बात को, ठीक है।
तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो इस कर्व से आपको क्लियर हो जाए। 3 इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक ना। अब हम इसके बाद वाले एग्जांपल्स लेते हैं। यहां कोई डाउट हो किसी को, ठीक ना। ये हम सेपरेटली कर चुके हैं हर इसको। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं H2S वर्सेस NaOH। अभी बताइए यहाँ कितने इक्विवेलेंट पॉइंट्स आए? 2 इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे, ठीक। तो मैं टाइट्रेशन को यहाँ कर्व से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कर्व आप डायग्राम में मतलब कॉपी में बड़ा बनाइएगा, क्योंकि यही हम सारे फार्मूले लिखने वाले हैं। मैं यहाँ डाल रहा हूँ NaOH इसमें ग्रेजुअली, और इस साइड मैंने लिया pH। प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में करूँ H2S से, ये कर्व जाएगा इस तरीके से। तो अब सबसे पहले देखते हैं ये यहां बफर बना होगा, तो H2S का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया होगा ये बताओ? NaHS में। बताइए pH का क्या फार्मूला होगा इसके लिए? बफर है ये pH pKa1 प्लस आगे क्या लिखूं? log 10, यहां पे HS माइनस अपॉन H2S। सही है। अगर मैं और NaOH डालूं तो ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaHS में, और ये कहलाएगा इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करूं? pH इज इक्वल टू एम्फीप्रोटिक है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई, ठीक है ना। टाइट्रेशन के जो पार्ट अपन कर सकते हैं उनको मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसा अपन ने अमाउंट देखा था उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से, ठीक है ना। रिएक्शन को पहले स्टेप में कौन सी रिएक्शन कराएंगे कि इसका कुछ पार्ट किस में जाएगा? ठीक है। अगर आप रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें 2 रिएक्शन कंसिडर करनी है। पहली रिएक्शन कौन सी होगी? NaHS प्लस वाटर, और दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी? NaHS प्लस NaOH से यहाँ पे Na2S प्लस वाटर। तो उन्हीं रिएक्शंस को दिमाग में रख के अपन आगे कर रहे हैं। इस NaH का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? Na2S में। ये क्या बन गया? बफर बन गया, ठीक। अब इस बफर के लिए pH क्या होगी? pH होगी इसके लिए pKa2 प्लस log 10 S माइनस 2 अपॉन HS। अगर मैं और NaOH डालूं तो ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2S में, और इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। अब इसकी pH निकालनी है तो ये S-2 में बदलेगा, और S-2 पॉलीवेलेंट आयन है 2 स्टेप हाइड्रोलाइसिस। समझ गए बात को? और जैसे फॉस्फेट किया था वैसे ही आगे कर देंगे। 2 स्टेप में है तो पहला अगर KH1 बहुत बड़ा हो KH2 से तो नेग्लेक्ट करके केवल फर्स्ट स्टेप को ही कंसिडर करके pH निकाल। बात समझ आ गई? अगर मान लीजिए हम टाइट्रेशन कराएं Na2CO3 वर्सेस HCl, तो बताइए पहली रिएक्शन क्या होगी? Na2CO3 प्लस HCl की क्या बनने वाला है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट में, डबल टाइट्रेशन के अंदर। याद कराना पड़ता है क्योंकि रिवीजन नहीं होता है तुम्हारा। NaCO3 प्लस NaCl, और ये रिएक्शन आगे जा रही थी NaCO3 प्लस HCl मिलकर क्या बनाएगा? H2CO3 प्लस NaCl, ठीक। 2 स्टेप में हो रहा है तो इक्विवेलेंट पॉइंट कितने होंगे? 2 होंगे। अब पहले वाली प्रॉब्लम में हम NaOH डाल रहे थे तो pH बढ़ेगी, और अब हम HCl डाल रहे तो pH घटेगी। यानी इसका जो कर्व आएगा वो कैसे आएगा? इस एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, यहां पर pH। कर्व स्टार्ट होगा यहां से और ये आएगा इस तरीके से। स्टार्टिंग कराऊं मैं, यहां मैंने क्या लिया? Na2CO3। बताइए यहां बफर कौन सा बन गया?
Na2CO3 प्लस NaHCO3। सही है। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? pK1 या pK2? pKa1 या pKa2? pKa2, क्योंकि ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट है ना, ठीक है। तो HCO3 माइनस और कार्बोनेट आयन का बफर है ये। तो HCO3 माइनस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो उसका कौन सा के यूज किया जाएगा? दूसरा। pKa2 प्लस log 10, यहाँ CO3 माइनस 2, इसी से देख के पता लग जाएगा आपको। एसिड तो ये है ना, तो इसका के कौन सा यूज करूंगा? यहां पे से सारा फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट में कन्वर्ट हो गया और इसके लिए सारा कन्वर्ट किसमें हो गया? NaCO3। क्या फार्मूला होगा पीएच का? pH इज इक्वल टू, ये एम्फीप्रोटी का एग्जाम्पल है, तो pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई, फर्दर अगर मैं HCl डालूंगा तो यहां से बनेगा H2CO3 प्लस NaCO3। बताइए क्या बन गया ये? बफर। इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करूंगा? pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस log 10 HCO3 माइनस अपॉन H2CO। समझ में आ रही बात? ये एसिड का काम कर रहा है तो इसका pKa1 यूज करिए, और फिर आगे फाइनल ये किस में कन्वर्ट हो गया? H2CO। इसकी pH कैसे निकालेंगे? बोलो। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है ये। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड दो स्टेप में टूटेगा। K1 अगर K2 से बड़ा हो तो K2 को नेग्लेक्ट करके सिर्फ K1 से मैं pH निकालूंगा। तो यहां जो मैं लिख रहा हूं ये एक तरह से समरी है इस पूरे टॉपिक का, है ना। अगर आप टाइट्रेशन में जितने मैंने कर्व बनाए हैं ये समझ जाओगे तो समझो कि आपको आयनिक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो जहां आपको किसी केस में दिक्कत हो तो फिर पुराने जो केसेस किए हैं वो रेफर करो। इंडिकेटर ये हम जो यहाँ टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं वीक एसिड और वीक बेस। लेकिन ये इंडिकेटर हम सिर्फ किसमें यूज कर रहे हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। आपको याद हो तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमने जो है टाइट्रेशन कई तरह की पढ़ी है, जैसे पहली एसिड बेस टाइट्रेशन, परमैंगनेट टाइट्रेशन, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन, ठीक है। उन टाइट्रेशंस में, रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज होगा वो जरूरी नहीं है कि वीक एसिड वीक बेस हो, लेकिन यहां पे जो टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं हम आयनिक में, वो इंडिकेटर हमेशा कौन से होंगे? वीक एसिड और वीक बेस। तो इसमें हम सबसे पहला देख रहे हैं फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है HPH एंड दिस इज वीक एसिड। अब फिनोप्थेलिन की खासियत यह है कि HPH जब टूटेगा इट विल गिव H प्लस प्लस PH माइनस आयंस। इसका फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये ऑर्गेनिक में आता है, फिनोप्थेलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो फार्मूला तो इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर यहां पे हम शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन इसका HPH से करते हैं ना। पीएच इसका एनायन है। अब HPH जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है, और ये कलर, ये आयन जो है पिंक कलर का होगा, ठीक, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब अगर मान लो ये सोचे हम कि HPH नहीं टूटा तो सॉल्यूशन किस कलर का होगा? कलरलेस। और अगर मैं मानूं कि HPH बहुत ज्यादा टूट गया और इसमें कन्वर्ट हो गया लगभग, तो सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा? पिंक कलर। ये इंडिकेटर का प्रिंसिपल है, और इंडिकेटर थोड़े से अमाउंट में डाला जाता है, 2-3 ड्रॉप ही डालते हैं, ज्यादा इंडिकेटर नहीं मिलाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो ये बहुत ही कम टूटा तो पीएच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो नेग्लिजिबल हो जाएगी ना, तो सॉल्यूशन कलरलेस ही रहेगा,
अगर मैं ज़्यादा मिला देता तब तो हो सकता है कि इतना 5% भी टूटता, तब भी इतने pH माइनस आयन होते कि पिंक कलर सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन टाइटेशन में, टाइटेशन करी है आपने स्कूल में कहीं, अगर स्कूल में करवाते हैं ये टाइटेशन, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये देखिए कि इंडिकेटर का टूटना इस पे डिपेंड करता है कि किस सॉल्यूशन में इसको ऐड करना है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं केस फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में क्या पड़े हुए हैं H प्लस। H प्लस क्या करेंगे, कॉमन आयन का काम करेंगे। इसका मतलब HPH जो है यहां से H प्लस प्लस PH माइनस, अगर आप ये चीज बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाने का मतलब इसका अल्फा डिक्रीज करने लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट से। तो मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ये बहुत ही कम टूटेगा pH माइनस में। यानी हम ये कह सकते हैं कि HPH की कॉन्सेंट्रेशन इट इज ग्रेटर देन pH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अगर pH माइनस नेग्लिजिबल पड़ा हुआ है तो पिंक कलर नहीं होगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। किस मीडियम में, एसिडिक। समझे बात। यानी अगर मैं फिनोल्फथालीन की 2-3 बूंद एक बीकर में मैंने HCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है उसमें डाल दूं तो फिनोल्फथालीन उसमें टूटेगा नहीं। जिन्होंने टाइटेशन की हुई है यही टाइटेशन स्कूल में करवाते हैं। HCl के सॉल्यूशन में फिनोल्फथालीन की 2-3 बूंद डालते हैं तो वो सॉल्यूशन कलरलेस ही बना रहता है। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं। केस सेकंड में इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम का लॉजिक में समझाऊंगा बाद में। इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में क्या पड़ा हुआ है, OH माइनस। OH माइनस को अगर H प्लस आयन मिल गए तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर। अब इस इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। HPH टूट के दे रहा है H प्लस और PH माइनस। OH माइनस किसको खत्म करने का काम कर रहा है, H प्लस। अगर प्रोडक्ट खत्म होगा तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे क्या होगा, pH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि HPH इज लेस देन pH माइनस। अब डोमिनेटिंग आयन कौन सा है, pH माइनस, और कलर क्या है उसका, पिंक। तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम्स पिंक कलर। ये टाइटेशन में होता है। तो टाइटेशन में आपको समझाता हूं, जो स्कूल्स में होती है उसमें क्या करते हैं, ब्यूरेट में NaOH का एक सॉल्यूशन भर देते हैं नॉन कॉन्सेंट्रेशन का। टाइटेशन का हमेशा पर्पस क्या होता है कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन मालूम करें। और बीकर में क्या भरा होता है, HCl सॉल्यूशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम करनी है किससे, E1 बराबर E2 से, यानी N1V1 बराबर N2। ये लगता है फाइनली कैलकुलेशन के लिए। अब क्या होता है कि HCl में मैंने फिनोल्फथालीन की 2-3 बूंद डाली तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, कलरलेस। अब हम ब्यूरेट से एक एक ड्रॉप NaOH गिराना चालू करते हैं। प्रैक्टिकल कितने लोगों ने किया हुआ है वो, जहां पे बूंद गिरती है वहां इमीडिएटली पिंक कलर डेवलप होता है, ठीक ना, जो कि कंटिन्यूअसली स्टार करने पर वो पिंक कलर जो है वो वेनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है इमीडिएटली। एक एक बूंद गिरा रहे हैं। टाइटेशन करवाई जाती है एक एक बूंद से, ये नहीं कि सीधा ही 50 ml डाल दिया, कलर आ गया, खत्म, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी करते हैं बच्चे। तो HCl में क्या होगा, एक एक बूंद गिरेगा। अब HCl में NaOH गिरेगा तो न्यूट्रल करेगा उसको। pH मान लो 1 थी तो 1 से बढ़ती बढ़ती जो है किधर जाएगी, 7 पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये एंड पॉइंट आ चुका है, मुझे इसी का मालूम करना था। अब मैंने क्या किया, 7 आने का मुझे पता नहीं लगा, हमने 1-2 बूंद और गिराई है NaOH की, तो सॉल्यूशन तुरंत क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस अब मिला रहे हैं तो रिएक्शन इधर जाएगी तेजी से,
तेजी से pH माइनस आयन जनरेट होंगे और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक। तो पिंक कलर वहां पे परमानेंट आ जाता है सॉल्यूशन में और हम टाइट्रेशन को रोक देते हैं, है ना। और रोकने के बाद हम इस ब्यूरेट में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है वो मालूम कर लेते हैं। बीकर का वॉल्यूम पता है, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन पता है, HCl अननोन है, क्या यूज कर लेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो कॉन्सेंट्रेशन मुझे किसकी पता लग जाएगी, HCl की। ये स्कूल में जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है उसका पर्पस होता है, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से अगली बार आप करोगे तो आपको पता रहेगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि 90% बच्चों को तो पता नहीं होता है कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकल में। समझे बात, चलो यही रोक रहे हैं।